हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग चैनल फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज आपके साथ मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। वैसे तो इसका पोस्ट जब मैंने कहा था कि मैं स्टोरीज डालना भी थोड़े दिनों के लिए बंद कर रही हूँ, उसका पहले मैंने किया था। स्टोरी का नाम है कर्ज। ये एक हिस्टोरिकल शानोंग एफ है एंड इसमें इसको मैंने पहले ही बता दिया था और अब इसको मैं लेकर आई हूँ। आई नो आपकी डिमांड्स है कि मैं पहले की वेब कंप्लीट करूँ, तो डोंट वरी, इसके साथ साथ पहले के एफ भी चलते रहेंगे। एंड रही बात, तो जैसे जैसे मैंने एफ स्टार्ट किए थे, पहले मैं डॉक्टर बनी को कंप्लीट करूँगी क्योंकि उसके एक या दो ही पार्ट्स बनेंगे। उसके बाद मैं फेट एट मैथ्स को कंप्लीट करूँगी क्योंकि वो भी खत्म होने वाला है। और फिर मैं प्लीज़ लव मी को लेकर आऊँगी। जिन लोगों को भी प्लीज़ लव मी चाहिए, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखना क्योंकि उस स्टोरी को मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और एक बार जब मैं इसे अपलोड करने लग जाऊँगी तो एक साथ ही कर दूँगी, मैं बीच में गैप नहीं रखूँगी ताकि आपको भी स्टोरी ऐसा नहीं लगेगा कि आप स्टोरी से जुड़ नहीं पा रहे हो। तो तब तक आइए एक नई जर्नी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम आपको पता ही चल गया होगा, कर्ज। तो और हिस्टोरिकल एफ है। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर्स के बारे में हमें जैसे स्टोरी स्टार्ट होगी वैसे वैसे पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, जो लोग मेरे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक ब्यूटीफुल जगह जो कि शांत झरनों और वादियों से ढकी हुई थी। वो जगह इतनी शांत थी कि वहाँ के जो जीव जंतु चल रहे थे वो आवाज़ साफ साफ सुनी जा सकती थी। उन शांत झरनों, उन हरे भरे जंगलों के बीच में बसा था एक राज्य जिसको देखकर कोई भी मिसमराइज हो जाए। वो जगह पर्वत के ऊपर होने की वजह से, एक पहाड़ के ऊपर के होने की वजह से वहाँ पर बर्फ़ गिरती थी और वो बर्फ़ उस जगह को बिल्कुल सफ़ेद रंग में रंग कर रखती थी। जैसे कि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, तो वो राज्य भी बिल्कुल शांत था। वहाँ के लोगों का चलने का तरीका ही कुछ ऐसा था कि चलते समय उनके कदमों की आवाज़ नहीं सुनी जाती थी, बस हवा से उड़ते उनके रोब्स की आवाज़ ज़रूर सुनी जा सकती थी। उस पूरे राज्य में और राज्य के आसपास उस हरे जंगल को छोड़कर हर चीज़ बस सफ़ेद थी। और इन्हीं सब के बीच में बसा हुआ था एक महल, जो जिसे देखकर कोई ये कह सकता था कि ये बिल्कुल किसी आइस एसल की तरह था, क्योंकि पहाड़ वो और ज़्यादा पहाड़ के ऊपर था, तो इस वजह से वो पूरा ही बर्फ़ से ढका रहता था। लगभग साल के 12 महीने ही वो बर्फ़ से ढका हुआ होता था। कुछ ही वक्त ऐसा होता था जब उस पर बर्फ़ नहीं होती थी, और यही इस राज्य की खासियत थी। ये था गुसु का लेन राज्य, क्लाउड से जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा राज्य है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में वैसे तो और भी बड़े राज्य हैं और गुसु भी उनमें से आता है। लेन क्लेन का अभी फ़िलहाल जो लीडर है उसका नाम है लेन शिचेन, जो कि एक अच्छे लीडर है अपने राज्य के लिए और अपने परिवार के लिए। गुसु के लोग लेनशियन को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो एक न्यायप्रिय इंसान है और हर काम वो सही करते हैं अपने लोगों के लिए। जो भी अच्छी चीज़ अच्छी होती है लेनशियन वही काम करते हैं। और रही बात, लेनशियन ये सब अपने पार्टनर के साथ करते हैं जिसका नाम है मेंग्याओ। मेंग्याओ लेन फैमिली का फर्स्ट एंड लास्ट कॉन्सर्ट था। वैसे तो जैसे किंग के साथ क्वीन होती है और एम्परर के साथ एम्प्रेस होती है, वैसे ही लेन क्लेन की क्वीन की जो गद्दी थी, जो लेनशियन के पास बैठकर साथ रहकर राज करती थी, वो अभी भी खाली है। उस पर ना तो मेंग्या बैठता है और ना ही किसी और को बैठने की इजाज़त है, क्योंकि वो जगह पहले ही किसी की थी। लेकिन वो इंसान कई सालों से नहीं देखा गया था और ना ही वो वहाँ पर बैठा करता था। लेकिन फिर भी अभी भी उसका जो इफ़ेक्ट था, उसका प्रभाव था, या फिर कहें कि उसका उसका ऑरा ही कुछ ऐसा था कि कोई उस जगह को ना तो अभी तक ऑक्युपाइड कर पाया था और ना ही कोई उस जगह को किसी और को दे पाता था। मेंग्याओ ने भी कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाया था। मेंग्याओ लेनशियन की एक बेटी है जिसका नाम है लेन यांगजी, जो कि हर तरह से परफेक्ट है। वो कहते हैं ना कि ब्यूटी विथ ब्रेन, उसी तरह वो
खूबसूरती के साथ साथ इंटेलिजेंस की भी मिसाल है। वो बहुत ब्यूटीफुल है और साथ ही वो बुद्धिमान भी है, वो क्लेवर है। वो अपने आसपास के सभी राज्यों में सबसे अच्छी ओमेगा राजकुमारी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर ओमेगा राजकुमारियों को तलवारबाजी करना या फिर सेक्स के मैटर्स देखना, इन सब में इंटरेस्ट कमी होता है, क्योंकि उन्हें शुरू से ही यही बताया जाता है कि वो ब्यूटीफुल बने, एलिगेंट बने, उन्हें घर का काम सीखना चाहिए ताकि कोई बड़ा रॉयल प्रिंस उन्हें ले जा सके और उनके जो संबंध है उस राज्य से अच्छे हो सके। इसीलिए सब ओमेगाओं को ट्रेनिंग यही दी जाती थी कि वो बस अपनी स्किन पर, अपने शरीर पर ध्यान दे और अपने स्किल्स पर ध्यान दे। जिस ओमेगा को जितनी ज़्यादा स्किल्स आती है, जो ओमेगा जितनी सॉफ्ट होती है, उसको अल्फाज ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं यांगजी वो दोनों ही थी, वो सॉफ्ट भी थी, वो ब्यूटीफुल भी थी, लेकिन साथ ही वो क्लेवर भी थी। वो अपने सेक्स के मैटर्स में भी हाथ बढ़ाया करती थी। लेकिन वो लेन सेक्ट की हायर नहीं थी, क्योंकि हायर उससे पहले ही आ चुका था और उससे पहले ही चुना जा चुका था, और वो हायर था लेन वांगजी, लेन चेन की का फर्स्ट वाइफ और उसका बेटा, जो कि गुस्सू का हायर था। वैसे तो जिस तरह से मेंग्याओ लगभग पिछले 20 या 21 सालों से लेनचेन के साथ है और उसे उसकी बेटी को ही अकॉर्डिंग टू मेंग्याओ एंड यांगजी, या फिर कहेंगी मेंग्याओ की फैमिली, उसके अकॉर्डिंग तो हायर जो है वो यांगजी को बनना चाहिए। उनका मानना है कि वांगजी जो है वो एक कोल्ड पर्सन है, और कोल्ड होने के साथ साथ ही वांगजी को अपनी माँ का प्यार नहीं मिला है, माँ की शिक्षा नहीं मिली है। तो इस वजह से एक ओमेगा की लाइफ में अपनी माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है, फिर एक बहुत बड़ी जगह होती है कि वो माँ अपने बेटे को क्या सिखाती है और क्या नहीं सिखाती। लेकिन वांगजी के पास माँ थी नहीं, या फिर कहेंगे थी तो वो डेली जैसे हमारे पास होती है वैसे नहीं थी। वांगजी के लिए अपनी माँ से मिलने का एक टाइम होता था, और वांगजी उसी टाइम पर अपनी माँ से मिलने जा सकता था, और ये रूल था। तो लोग ये भी कहते थे कि वांगजी पता नहीं कैसे ही इस सेक्ट को संभालेगा, क्योंकि वांगजी शुरू से एक अलूफ पर्सन है। वो कोल्ड है ऐसा सबको लगता है, लेकिन उस कोल्ड फेस के पीछे कितनी परेशानियां हैं, कितना दुख है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी सैडनेस है, ये कोई नहीं देखता। सबको वांगजी का बस वो घमंड दिखता है, जो कि सबको लगता है कि वांगजी किसी भी प्रिंस और प्रिंसेस से बातें नहीं करता, ओमेगा होते हुए भी बिल्कुल किसी अल्फ़ा की तरह बिहेव करता है। यांगजी ब्यूटी विथ ब्रेन है, तो वांगजी उससे भी बढ़कर है। यांगजी बेशक खूबसूरत है, लेकिन वांगजी की ब्यूटी के आगे कोई खड़ा तक नहीं रह सकता। वांगजी सेक्स मैटर्स को हमेशा अपने हाथों पर रखता है और अपने पूरे काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से संभालता है। उसके बावजूद वांगजी इतना खूबसूरत है कि कई बड़े राज्यों के राजकुमारों के रिश्ते उसके लिए आ चुके हैं, लेकिन वांगजी ने सबको मना कर दिया है, और ज़्यादातर जितने भी बड़े राज्यों के रिश्ते आते थे वो वांगजी तक पहुंच ही नहीं पाते थे, वो बीच में ही रुक जाया करते थे, और उनका जवाब बिहाफ पर, वांगजी के बिहाफ पर कोई और ही देता था। ये कौन देता था किसी को नहीं पता था, लेकिन उन राजकुमारी के पास बस एक ही बात पहुंचती थी उन रेड स्क्रॉल्स के बदले में कि वांगजी शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, वांगजी उनका हायर है, वो उसकी शादी नहीं कर सकते। यही बात उन बड़े बड़े राज्यों के राजकुमार जो अपने आप में कैपेबल थे, जिन्होंने वांगजी की ब्यूटी के साथ वांगजी की स्ट्रेंथ को, वांगजी की काबिलियत को भी देखा था, और वो वांगजी को अपना पार्टनर बनाना चाहते थे, उन लोगों के पास बस यही बात पहुंचा करती थी। लेन महल जो था वो बहुत बड़ा था, उन सभी लोगों के लिए अपने अपने अलग अलग जगह थी। मेंग्याओ जो कि एक कॉन्सर्ट था, तो उसके लिए भी एक छोटा सा, या फिर कहे कि छोटा सा ही सही लेकिन एक आलिशान महल था। यांगजी के लिए अपना अलग महल था। लेनशेन अपने अलग महल में रहा करते थे, साथ ही वांगजी के लिए महल तो था, लेकिन वांगजी महल में नहीं रहता था। वांगजी वहाँ रहता था जहाँ उसकी माँ रहा करती थी। वो भी एक आलिशान जगह थी, लेकिन वो एनिशेंट थी, जो कि सदियों से चलती आ रही थी। लिनचेन के फादर भी वहीं रहते थे, उसके फादर भी वहीं रहते थे, तो वो एक परंपरा की तरह ही थी, इसलिए वो थोड़ी सी ओल्ड फैशन थी, लेकिन वांगजी को वहीं वार्मथ मिला करती थी, तो वांगजी वहीं रहता था और किसी को इससे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं थी। अभी पूरी लियन फैमिली एक रूम में बैठी हुई थी, एक मीटिंग रूम में। वैसे देखा जाए तो लेंचेन
मेंग्या और यांगजी एक तरफ बैठे हुए थे, वहीं वांगजी उन तीनों के सामने बैठा हुआ था, जैसे वांगजी को यहाँ पर किसी चीज़ के लिए पेश किया गया हो। लेंची चैन ने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी का फेस कोल्ड था, उसकी आंखें उस टेबल पर अड़ी हुई थी। लेंची ने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, वांगजी, जैसा कि तुम्हें पता है कि कल हमारे राज्य में क्राउन प्रिंस आने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि गुसू के हायर होने के नाते तुम जाकर उनका वेलकम करो। तुम जाकर उनका वेलकम करो और उनको ये महल दिखाओ, क्योंकि वो यहाँ पर घूम नहीं आ रहे हैं। तुम उन्हें असिस्ट करो उस दिन के लिए। ये सुनकर वांगी ने अपने फादर की तरफ देखा और उसकी टेबल के नीचे से उसकी पकड़ जो थी वो अपनी रोब्स पर बहुत ज़्यादा टाइट थी। उसने अपने फादर की तरफ देखते हुए कहा, पर बाबा, कल मैं प्रिंस का वेलकम नहीं कर सकता। आप अच्छी तरह से जानते हो कि कल मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ। यह सुनकर लेंशिया ने एक पल के लिए रुक गए। तभी मेंग्याओ ने बोला, वांगजी, हम जानते हैं कि कल तुम अपनी माँ से मिलने जाने वाले हो, लेकिन ये बात भी हम झुटला नहीं सकते या फिर इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कल क्राउन प्रिंस आ रहे हैं और तुम जानते हो कि वो कितने पावरफुल है। इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में 4 सेक्ट हैं, लेन सेक्ट, चिंगे का नी सेक्ट एंड जिनलेताए का जिन सेक्ट एंड जियांग सेक्ट। ये 4 सेक्ट हैं और इन चारों के ऊपर जो एक तरह से कह लें कि जो रूल करता है वो है वी सेक्ट, जिसके अभी जो करंट एम्परर है उनका नाम है वी चांग से, जो कि अपनी वाइफ चांग शेरन के साथ वहाँ पर रूल किया करते हैं। और वो जो सेक्ट्स हैं वो सिर्फ वहाँ के एम्परर और एम्प्रेस के लिए फेमस नहीं है, बल्कि वो सेक्ट और ज़्यादा पावरफुल हुआ है उनके क्राउन प्रिंस की वजह से। वैसे तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में सिर्फ प्योर कल्टीवेशन ही अलाउड है, लेकिन क्योंकि बात यह है ना कि जो प्योर कल्टीवेशन होती है उसको सब परफॉर्म कर पाते हैं, और जो उसमें ज़्यादा जो उसको बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता है वो इतना ही पावरफुल होता चला जाता है। लेकिन क्राउन प्रिंस ने सिर्फ प्योर कल्टीवेशन पर नहीं बल्कि डार्क कल्टीवेशन पर भी महारत हासिल कर रखी थी, इसीलिए वो सेक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। और वहाँ के जो क्राउन प्रिंस थे वो अभी तक अपनी लाइफ की एक बैटल तक नहीं हारे थे, और अब क्राउन प्रिंस बड़े हो चुके थे तो उनकी शादी की बातें भी चल रही थी। उनके मदर और फादर भी उसकी शादी करवाना चाहते थे, अपने बेटे के लिए एक ऐसा मेगा लाना चाहते थे जो कि उनके बेटे से कंधा मिलाकर चल सके। और जिस तरह से चांगसे शेरन ने अल्फ़ा वी चांगसे का साथ दिया है, सेक्स मैटर्स की बात हो या फिर फैमिली की बात हो, वैसे ही क्राउन प्रिंस के साथ भी कोई ऐसा हो जो सिर्फ ओमेगा हो या फिर सिर्फ ब्यूटीफुल ना हो और किसी और चीज़ में स्किल्स ना हो, बल्कि वो इतना कैपेबल हो कि वो वीइंग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। अगर मुसीबत आए तो वो खुद को और वीइंग को प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए उन्होंने कई राजकुमारियों को या फिर मेल या फीमेल ओमेगाओं को क्राउन प्रिंस के पास भेजा था, लेकिन क्राउन प्रिंस का कहना था कि उसके सामने जो भी आएगा वो एलिगेंट बनकर ही आएगा, वो खुद को अच्छा दिखाने के लिए ही वहाँ पर आएगा, क्योंकि उसका वहाँ जाने का एक ही मकसद है कि क्राउन प्रिंस को इम्प्रेस करना है। लेकिन वो ये नहीं चाहता, वो लोगों को ऑब्जर्व करना चाहता है, खुद देखना चाहता है कि कौन उसके कैपेबल है, जो उसे पसंद आएगा वो उससे शादी करेगा। और राज्य में तो फिर भी जो किंग्स होते हैं उनकी 2 या 3 से ज़्यादा तो वाइफ होती हो और कॉन्सर्ट्स भी होती है, कुछ कुछ के तो कॉन्क्यूबाइंस भी होती है। लेकिन सिर्फ वी एम्परर या फिर वी डायनेस्टी ऐसी डायनेस्टी है जिसके एम्परर और एम्प्रेस वो 2 ही हैं, ना तो उनके कोई कॉन्सर्ट है ना ही उनके कोई कॉन्क्यूबाइन है। इसीलिए वी फैमिली में जो भी ओमेगा आएगा वो सिर्फ एक होगा, उसे अपने हस्बैंड को शेयर करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए भी ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्राउन प्रिंस के कोई ऐसा ओमेगा है जो कैपेबल हो, जो इस राज्य को चलाने के कैपेबल हो, जो इस राज्य को हायर देने के कैपेबल हो। तो इसीलिए क्राउन प्रिंस अब हर राज्य में घूम रहे थे और अब उनकी बारी थी यहाँ पर आने की। इसीलिए सभी लोग नर्वस भी थे और खुश भी थे कि एम्परर यहाँ आने वाले थे, और सबसे ज़्यादा खुश तो इसमें यांगजी थी। मेंग्या ने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि एम्परर क्या है या फिर क्राउन प्रिंस क्या है, तो एक हायर होने के नाते तुम ही उसका स्वागत करोगे। तुम्हें बस स्वागत करना है, उसके बाद और सारा काम यांगजी संभाल लेगी। यह बोलकर उसने यांगजी की तरफ देखा और कहा, है ना बेबी। ये सुनकर यांगजी ने नोट करते हुए कहा और वांगजी की तरफ देखा और
अपनी स्माइल के साथ कहा, हाँ गगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में मैं सब कुछ संभाल लूँगी, आपको तो फिर सामने आने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ यांग ने जैसे अथॉरिटी से की थी, जैसे ये चीज़ इस पर उसका हक हो। वहीं लेंचेन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी, मैं तुम्हें जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी तुम हर एक महीने में तुम्हारी माँ से मिलते हो, तो क्यों ना तुम कल जाने के बजाय परसों चले जाओ, इससे कुछ ज़्यादा बड़ा फ़र्क तो नहीं पड़ जाएगा ना, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ तैयार करवा दूंगा, और अगर तुम चाहते हो तो तुम दोपहर के बाद भी जा सकते हो। ये सुनकर वांग जी ने अपने फादर की तरफ देखा, उसकी आंखों में कुछ नहीं था, रेस्पेक्ट तो छोड़ो, उसकी आंखों में थोड़ी सी सिंपैथी तक नहीं थी लेंचेन के लिए। वहीं दूसरी तरफ मिंग्याओ ने टेबल के नीचे से लेंचेन का जो हाथ था उसको स्क्वीज किया। ये फील होने के साथ ही लेंचेन ने मिंग्याओ की तरफ देखा और मिंग्याओ ने जैसे आंखों में कुछ इशारा किया हो। वहीं दूसरी तरफ लेंचेन ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हें फिर क्राउन प्रिंस के सामने आने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें बस उन्हें वेलकम करना है, उसके बाद तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। वैसे भी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो यहाँ पर अपने लिए ओमेगा सेलेक्ट करने आ रहे हैं, अपने लिए ओमेगा देखने आ रहे हैं, और मुझे पता चला है कि तुम्हारी छोटी बहन यांग जी को क्राउन प्रिंस बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि यांग जी क्राउन प्रिंस को इम्प्रेस करने की कोशिश करें। वैसे तो हमारी बेटी को किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने में ही बहुत कैपेबल हैं, फिर भी तुम ध्यान रखना, क्योंकि तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है, इस वजह से यांग जी के लिए आए हुए रिश्ते तुम्हारी वजह से टूट गए हैं, तो इस बार मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये रिश्ता बहुत अच्छा है। अगर यांग जी एम्प्रेस बन जाएगी तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती, और वैसे भी तुम शादी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम यहाँ के हायर हो, तुम्हें इस गुस्सों को आगे बढ़ाना है, और तुम हायर किसी दूसरे हायर से तो शादी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद भी एक एम्परर है, और अगर तुम एम्परर होते हुए उससे शादी कर लोगे तो फिर दोनों सेक्स का क्या होगा। इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम बस उनका वेलकम करना, ताकि उन्हें बुरा नहीं लगे कि यहाँ का हायर और यहाँ का होने वाला राजा उन्हें वेलकम करने के लिए नहीं आया है। यह सुनकर वांग जी ने अपने फादर की तरफ देखा, और अब वांग जी खड़ा हो चुका था। उसने उन दोनों की तरफ बो करते हुए उसने लेंचेन की तरफ बो किया, और फिर उसके आंखों में देखते हुए कहा, बाबा, माँ ने मुझे बहुत अच्छी तरह से सिखाया है कि कब क्या करना है, और रही पास्ट की बात, तो मैंने उन लोगों को मना नहीं किया था कि वो यांग से शादी ना करें। ये गलती उनकी थी कि वो यांग से नहीं बल्कि मुझसे शादी करना चाहते थे, ये जानते हुए भी कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। और रही बात माँ से मिलने की, तो शायद आप भूल गए होंगे, जैसे आप हमेशा भूल जाते हो, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। कल मेरी माँ से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने उन्हें वादा किया है, कल मेरी माँ का जन्मदिन है, तो आप अपना वादा तोड़ सकते हो, लेकिन मैं अपने वादे का पक्का हूँ, और मैं अपनी माँ से मिलने ज़रूर जाऊँगा। और रही बात क्राउन प्रिंस की, अगर आप चाहते हो कि मैं क्राउन प्रिंस का स्वागत करूँ, उनका वेलकम करूँ, उन्हें गुस्सू दिखाऊँ, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज शाम को ही, या फिर कहूँ कि मैं अभी निकल जाऊँगा माँ से मिलने के लिए, मैं अपनी पूरी रात माँ के साथ बिताऊँगा, सुबह उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मैं वापस यहाँ पर आ जाऊँगा, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिक्स टाइम पर आप क्राउन प्रिंस का वेलकम करने के लिए यहाँ पर आऊँगा। ये बोलकर उसने मेंग्याओ की तरफ देखते हुए कहा, और कॉन्सर्ट मेंग, आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपके बेटी के क्राउन प्रिंस को छीन लूँगा, क्योंकि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। रही बात यांगजी, तुम क्राउन प्रिंस को पसंद करती हो या नहीं, मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम लोग चाहते ही हो कि मैं क्राउन प्रिंस के सामने ना आऊँ वेलकम करने के बाद, तो मैं नहीं आऊँगा। वैसे भी मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं क्राउन प्रिंस को एंटरटेन करूँ, और इस बात का ध्यान तुम रखोगी यांगजी, और बाद में मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। क्राउन प्रिंस को तुम बिजी रखोगी। अगर क्राउन प्रिंस जब तक यहाँ पर रहेंगे, वो मुझसे बात करने के लिए आए, और फिर तुम लोगों को ऐसा लगा कि मैंने फिर से वही किया है जो मैंने पास्ट में किया था, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बहुत सह चुका हूँ बाबा, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके क्राउन प्रिंस का जो स्वागत है वो मैं बहुत अच्छी तरह से कर दूँगा। ये बोलकर वांग जी डोर की तरफ जाने लगता है, और लेंचेन भी खड़े हो चुके थे, और वो अपनी सीट से उठ चुके थे और वांग जी की तरफ देख रहे थे। उनकी भी मुट्ठियाँ बिछी हुई थी।
अगर सच कहें तो सच में उन्हें याद नहीं था कि कल उनकी फर्स्ट वाइफ का बर्थडे था। उन्हें नहीं याद था, इसीलिए वो वांग जी को नहीं जाने देना चाहते थे। लेकिन अब जब वांग जी ने ये कहा है तो वो वांग जी की तरफ देख रहे थे और वांग जी के अब उन्हें वांग जी को रोकने का कोई तरीका भी नहीं मिल रहा था और मिंग्याओ भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो शिचन के फेस को देख पा रहा था। वांग जी रुका और फिर उसने शिचन की तरफ देखते हुए कहा, बाबा, माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया है और सबसे बड़ी चीज़ माँ ने सिखाई है कि कभी किसी से किया हुआ वादा नहीं तोड़ना चाहिए। इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैं आपसे रूड हो गया हूँ तो, लेकिन मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। मैंने पिछले महीने उनसे वादा किया था कि मैं उनके बर्थडे में उनके साथ रहूँगा। क्या हुआ अगर मैं कल उनके साथ नहीं रह सकता तो क्या हुआ, आज पूरी रात में अपनी माँ के पास रह सकता हूँ। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वांग जी वहाँ से निकल जाता है और उस रूम में बस साइलेंस हो गया था। वांग जी के जाने के बाद लिनचेन भी वहाँ से निकल चुके थे। तभी यांग जी मिंग्याओ के पास आए और उसने मिंग्याओ की तरफ देखते हुए कहा, माँ, जिस तरह से इसने बात की है मुझे नहीं लगता कि क्राउन प्रिंस के सामने आएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लेन वांग जी अपनी बातों का और अपनी वादों का कितना पक्का है। ये सुनकर मिंग्याओ ने स्मित करते हुए कहा, तुमने सही कहा, लेकिन तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना कि तुम्हें क्राउन प्रिंस को कैसे भी कर इम्प्रेस करना ही है। उनकी नज़र वांग जी पर नहीं पड़नी चाहिए और अगर इत्तेफाक से दोनों मिल भी जाए तो तुम्हें हर वक्त क्राउन प्रिंस के साथ रहना होगा ताकि तुम उन्हें इम्प्रेस कर पाओ। ये सुनकर यांग जी ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है माँ, मैं क्राउन प्रिंस का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूँगी। वैसे भी बचपन से ही मैंने एम्प्रेस बनने का सपना देखा था, वो यहाँ पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब मैं उसे वहाँ पूरा करूँगी। वैसे भी एक बार मैं एम्प्रेस बनने के बाद इस लेनवांग जी बिल्कुल राजा बन जाएगा तो इसको तो मैं यहाँ पर कुछ रहने ही नहीं दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ये सुनकर मिंग्याओ ने नोट किया और यांग जी की तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने चेम्बर्स की तरफ चला गया था, वो अपनी जिंक्श में चला गया था और जाकर वो अपने बेड पर बैठ गया। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत कुछ। बचपन से ही वांग जी को ना तो प्रॉपर बाबा का प्यार मिला है, ना ही प्रॉपर उसे माँ का प्यार मिला है, क्योंकि 8 साल के वांग जी को बस अपनी 8 साल के वांग जी को ये बता दिया गया था कि अब वो अपनी माँ के पास नहीं रह सकता, वो अपनी माँ से अब सिर्फ 1 महीने में 1 बार मिल सकता है, वो भी पूरा दिन भी नहीं। बस वांग जी को पूरा दिन वहीं रहना था, वो रात को भी अपनी माँ के पास नहीं रुक सकता था। उस लिटिल वांग जी को ये तक नहीं पता था कि आखिर ऐसा हुआ क्या है, उसकी गलती क्या है, उसकी माँ की गलती क्या है जो वो उसकी माँ तक से नहीं मिल सकता। वहीं दूसरी तरफ जब से मिंग्याओ यहाँ पर आया था, वांग जी ने अपने बाबा को पूरी तरह से खो दिया था। जब से उसकी लिटिल सिस्टर आई थी उसके बाद तो वांग जी जैसे उस परिवार का कोई साथ था ही नहीं। जैसे वो परिवार वांग जी को अपनापन दे ही नहीं पाता था, ना ही वो वांग जी को अपनेपन की नज़र से देखता था और यही चीज़ वांग जी को अंदर ही अंदर हर्ट करती थी। वो वांग जी बैठा हुआ यही सोच रहा था, तभी उसके जिग्श पर नोक हुआ। ये सुनकर वांग जी ने उस पर्सन को अंदर आने के लिए कहा और वहाँ से एक बॉय जो कि शायद 17-18 साल का था, वो एलिगेंट वाइट गुस्सू रोज में अंदर है। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मास्टर, आप तो किंग से मिलने गए थे, आप यहाँ? ये सुनकर वांग जी ने उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहा, सिजुई, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था, हम कल जाने वाले थे लेकिन हम आज जा रहे हैं, सब कुछ पैक करो, हम अभी निकल रहे हैं वहाँ से मिलने के लिए। ये सुनकर सिजुई ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, पर हम तो कल जाने वाले थे ना, ऐसा क्या हो गया? इस पर वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बताऊंगा, अभी सब कुछ पैक करो, हमें अभी निकलना होगा। इसमें सिजुई ने बस नोट कर दिया था और वांग जी और सिजुई जिंगशी से वांग जी की माँ के पास मिलने के लिए बस निकल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग अब हो चुकी थी। पूरा गुस्सू सजा हुआ था। वैसे तो वो रेड थीम में नहीं सजा हुआ था, लेकिन फिर भी तैयारियां की गई थी। सभी जो सर्वेंट्स थे वो जल्दी जल्दी इधर उधर भाग रहे थे और वो शांत गुस्सू जैसे अभी चावटी को रखा था उसमें कोलाहल मचा हुआ था, क्योंकि सभी को परफेक्ट थिंग चाहिए थी। सभी लोग दिखाना चाहते थे कि उनका गुस्सू कितना अच्छा है। सर्वेंट्स भी ये दिखाना चाहते थे और स्पेशली किंग दिखाना चाहते थे कि क्राउन प्रिंस को ऐसा ना लगे कि
उनके स्वागत में कुछ कमी हुई है, इसलिए तैयारियां जल्दी सुबह से ही शुरू हो चुकी थी और अब लगभग तैयारियां ख़त्म हो चुकी थी और अब क्राउन प्रिंस के आने का टाइम भी हो चुका था। वहीं यांगजी जो कि अपने रूम में थी, उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल हार्मफुल पहन रखा था जिसमें वो सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। उसने अपने बालों को खोल रखा था। यांगजी के बाल बहुत लंबे थे जो उसकी वेस्ट तक जा रहे थे। यांगजी ने उसका हाफ बन बनाया था और हाफ बालों को उसने खोल रखा था। उसके वो लॉन्ग सिल्की ब्लैक बाल हवा में उड़ रहे थे और यांगजी सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और बस इंतज़ार कर रही थी क्राउन प्रिंस के आने का। वहीं दूसरी तरफ जो क्राउन प्रिंस सुबह 9-10 बजे आने वाले थे, अब सुबह तक 11 बज रहे थे लेकिन क्राउन प्रिंस का कोई अता पता ही नहीं था। सभी लोग एंट्रेंस पर क्राउन प्रिंस की राह देख रहे थे कि आखिर वो कब तक आने वाले थे, क्योंकि क्राउन प्रिंस को जितना सब कुछ जानते हैं, वैसे तो क्राउन प्रिंस जो होते हैं वो एकदम शांत होते हैं, एकदम बैलेंस्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है। लेकिन क्राउन प्रिंस वी जो थे वो सबसे अलग थे। वो एक ऑन गोइंग पर्सन थे और वो फनी भी थे, लोगों से बात भी बहुत अच्छी तरह से करते थे। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये इतने बड़े राज्य का क्राउन प्रिंस है, क्योंकि वो सभी से बहुत अच्छी तरह से बात करते थे और यही जो बातें हैं वो सब लोगों को पता थी। इसीलिए लोग ज़रा नर्वस तो नहीं थे, फिर भी क्राउन प्रिंस को देखने के लिए गुस्सू के लोग भी थे और वहाँ के सर्वेंट्स, स्पेशली फैमिली, लेन फैमिली भी तो वहाँ पर थी। लेकिन क्राउन प्रिंस के आने का कुछ आसार ही नहीं दिख रहे थे कि क्राउन प्रिंस आने वाले हैं। और लेन फैमिली बहुत देर से एंट्रेंस पर खड़ी हुई थी, क्योंकि उन्हें टाइम दिया गया था तो वो उसी टाइम पर आई थी। लेकिन अभी भी वांग जी वहाँ पर नहीं था। तभी मेंग्याओ ने लेनचेन के ईयर में विस्पर करते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था लेन हुआन कि वांग जी को रोक लो, अभी देखो अभी तक नहीं आया। तो शुक्र है कि क्राउन प्रिंस अभी नहीं आए हैं, लेकिन अगर क्राउन प्रिंस आ गए होते तो हम क्या मुंह दिखाते उन्हें कि हम हमारे क्राउन प्रिंस को उनसे मिला भी नहीं पाए। ये सुनकर लेनचेन ने मेंग्याओ की तरफ देखा, उन्हें भी हल्का सा गुस्सा आ रहा था। तभी यांगजी लेनचेन के पास आए और उसने अपनी पोलाइट स्माइल के साथ कहा, बाबा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शायद वांग जी गागा लेट हो गए होंगे, तो मैं यहाँ हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और वैसे भी मैंने इसी दिन के लिए तो ट्रेनिंग ली है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर लेनचेन के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। उन्होंने यांगजी की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच में मेरे बारे में बहुत सोचते हो यांगजी। और शायद वांग जी सच में कहीं अटक ही गया होगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि क्राउन प्रिंस के आने से पहले वो भी आ जाए। नहीं तो ये बोलकर वो शांत हो गया, क्योंकि अनाउंसमेंट हो रही थी कि क्राउन प्रिंस आने वाले हैं। और ये सुनने के साथ ही सभी लोग अब अपनी जगह पर सीधे खड़े हो गए थे, जैसे एक रॉयल पोस्चर में। और जैसा कि कहा गया था या फिर रॉयल प्रिंस के आने की बात हुई थी, शुरुआत में बहुत बड़ा काफिला रॉयल प्रिंस के साथ आया था। सभी को तो लगा था कि रॉयल प्रिंस अपने 1 या 2 गार्ड्स के साथ आएंगे, लेकिन रॉयल प्रिंस अपने पूरे काफिले के शायद आए थे, शायद क्योंकि आगे 2 घोड़े आ रहे थे और बीच में एक बहुत बड़ी पालकी की तरह थी और पीछे भी घोड़े आ रहे थे। अब वैसे तो किसी ने क्राउन प्रिंस को अभी तक देखा नहीं था, लेकिन फिर भी किसी के ओरा से, किसी के फेस से पता चलता है कि प्रिंस है या नहीं। इसलिए आगे के जो घोड़ों पर लोग बैठे हुए थे, उनको देखकर तो कोई नहीं कह सकता था कि ये प्रिंस है। और सभी लोग इसलिए क्राउन प्रिंस को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तभी उस कैरेज के पीछे से एक ब्लैक हॉर्स में, ब्लैक रोब्स में एक पर्सन चल कर आ रहा था। और वो उस पर्सन को देखकर वहाँ के जितने भी लोग थे वो अपने किसी का तो मुंह खुला हुआ था और कोई बस अपनी जगह पर ही फ्रोज था, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस विभूषण थे, जो कि वी डायनेस्टी के होने वाले किंग थे, होने वाले एम्परर थे। और सभी लोग उन्हें देखकर मेस्मराइज थे। सभी ने उस अल्फा के बारे में सुना था कि वो कितना हैंडसम है और एक डोमिनेटिंग रेयर ब्रीड अल्फा है। अब जब सभी लोग उसको अपने सामने देख रहे हैं तो सभी की आंखें बस उस पर अटकी हुई थी। और सबसे ज़्यादा थी तो यांगजी की, जो कि क्राउन प्रिंस को बस देखे ही जा रही थी। वो तो जैसे अपनी नज़रों को क्राउन प्रिंस के ऊपर से हटा ही नहीं पा रही थी। उसने सपना देखा था क्राउन प्रिंस को से मिलने का, बात करने का, या फिर कहे कि एम्प्रेस बनने का, विभूषण के एम्प्रेस बनने का। तो वो यही देख रही थी और वो खुद को कंपोज करने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो अच्छी तरह से क्राउन प्रिंस का स्वागत कर सके और ये चीज़ ऑकवर्ड ना हो। यहीं दूसरी तरफ लेनचेन अभी भी दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि कहीं वांग जी आए या नहीं। क्राउन प्रिंस अब लेन फैमिली के पास जाने लगे थे, लेकिन और वो 2 सीढ़ियों को चढ़े थे, लेकिन इससे पहले ही एक वाइट रोब्स में एक पर्सन उन लेन फैमिली के सामने आकर लैंड हुआ। एंड क्राउन प्रिंस की नज़रें बस उसी इंसान पर रुक गई, क्योंकि वो एंट्री तौर से ड्रामेटिक थी। वांग जी जो था
उसने जैसा कि वादा किया था कि क्राउन प्रिंस के आने के साथ ही वो भी आ जाएगा, तो वो अपनी शॉर्ट्स पर ही आया था। शायद वो पहले ही आया था, वो इंतज़ार कर रहा था क्राउन प्रिंस के आने का, तो इसीलिए वो भी वहीं पर ही था। और वो बिल्कुल किसी ड्रामेटिक वे में ही ऊपर से लैंड हुआ था, अपनी स्वॉर्ड पर लैंड हुआ था। उसके वो गुस्सू वाइट ड्रॉप्स लैंड होने की वजह से हवा में उड़ रहे थे। और थोड़ी देर बाद वांग जब पूरा नीचे खड़ा हुआ तो उसका फेस वैसे ही कोल्ड था और वो क्राउन प्रिंस की तरफ घूर कर देख रहा था, क्योंकि इसी इंसान की वजह से वो अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया था। इसको आज ही आना था, लेकिन वांग जी ने कुछ नहीं कहा। तो हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये एफ कैसा लगा, एंड प्लीज़ सिर्फ इसी एफ के कमेंट करना। आपके जितने भी बाकी के एफ है मैं उन सबको कंप्लीट करूँगी। एंड सबसे पहले मैं माफिया डॉक्टर बनी एंड फेटेड मेट्स को कंप्लीट करूँगी। एंड मैं जानती हूँ प्लीज़ लम्बी को बहुत सारे लोग चाहते हैं, उसको मैं कंप्लीट करूँगी, लेकिन अभी वो शुरू ही हुआ है। उसके 3 या 4 पार्ट्स बनाए हैं मैंने, वो बहुत लंबा है अभी, तो उसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे। तो मैं उसको थोड़ा भी रख रही हूँ, ये दोनों खत्म होने के बाद मैं उसे ही लेकर आऊँगी। तब तक प्लीज़ ये बताना कि आपको ये एफ कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करना मत भूलना, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।